इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस जैसे सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करके डिकम्पोज किया जाता है, दैट इज उसे तोड़ा जाता है। यहाँ पर NaCl के सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर क्लोरीन और सोडियम अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराया जाता है। यह अपना एक जो अरेंजमेंट है, यह एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। यह एक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इस सेल में यह जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यह इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। सो इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। यह जो एनोड है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, सो इसे हम कैथोड कहते हैं। यहाँ से हम इसे कैथोड कहते हैं। चूंकि यह सेल में इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, यहाँ एनोड और यहाँ पर कैथोड। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करें कि यह जो हमने सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन से दो प्रकार के आयन बनेंगे। एक एनायन बनेगा, एनायन, और एक बनेगा केटायन बनेगा, केटायन। केटायन कैथोड की ओर जाएगा और जो एनायन होगा वह एनोड की ओर जाएगा। सो यह जो क्लोरीन एनायन है, यहाँ से क्लोरीन आयन है एनोड पर जाएगा, तो यहाँ से जो क्लोरीन आयन है यह क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो लूज हो रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं। सो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये जो एनोड है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हुए बैटरी के कैथोड पर आते हैं, जहाँ उन्हें ये जो Na आयन है, Na केटायन है, इस पर Na जो सोडियम आयन है यह इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और यहाँ से बनता है सोडियम। सो इसे बैलेंस करने के लिए 2 से और 2 से इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो यह जो पूरा फंक्शन है यह एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सोडियम जो आयन है वो डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पर जो है क्लोरीन, ये जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस यह जो मुक्त हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। सो यहाँ पर डिपॉजिट और यहाँ पर जो गैस है वो निकल रही है। सो यह जो सेल है इसमें केवल जो प्रोसेस हो रहा है वह एक डिपॉजिट का हो रहा है। एक अन्य प्रकार के हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखते हैं जिसमें क्या होता है, डिपॉजिट और डिसॉल्व होता है। यह भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें क्या है, यह जो एनोड है, यह जो बनी है वह इम्प्योर इम्प्योर कॉपर की रोड है, यह इम्प्योर कॉपर की रोड है और यह जो कैथोड है यह एक प्योर कॉपर की रोड है, यह एक प्योर कॉपर की रोड है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इसमें बैटरी से अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें देते हैं, यह जो सॉल्यूशन है यह कॉपर सॉल्ट का है, दैट इज यह कॉपर सॉल्ट यानी CuSO4 का सॉल्यूशन है। अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देने पर यह जो इम्प्योर कॉपर है, यहाँ से इम्प्योर कॉपर ये जो सॉल्ट के सॉल्यूशन में आने लगता है, दैट इज वो डिसॉल्व होने लगता है। सो इसके प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन द्वारा इस प्रकार से लिखते हैं। ये जो Cu है
अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और यह जो Cu2+ आयन यानी केटायन बनता है। यहाँ से निकलते हैं Cu2+ आयन यहाँ से इस प्रकार से, और यह जो इधर इसमें से जाकर सीधे ये जो प्योर कॉपर की कैथोड है इस पर डिपॉजिट होने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पर इनका जो प्रोसेस होता है वो डिपॉजिट होने का होता है, और यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हो रहे हैं डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ डिसॉल्व और यहाँ पर जो हो रहा है वो डिपॉजिट हो रहा है। इसके केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जो होता है, यह जो Cu2+ केटायन है यह इलेक्ट्रॉन को गेन करके यह Cu यानी प्योर कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। और यह जो प्रोसेस है यह चलता रहता है जब तक कि बैटरी से करंट फ्लो होती रहती है। इस पर हमें हमेशा क्या होता है, इस पर प्योर कॉपर मिलता रहता है। यहाँ से इम्प्योर कॉपर आते हैं और हमको प्योर कॉपर मिलता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। यह जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो फंक्शन है यह एक इंडस्ट्री में और लेबोरेटरी में इस चीज़ के कारण काफ़ी बेनिफिशियल है। इस सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करेंगे क्या ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है डिसॉल्व और डिपॉजिट का, इसी चीज़ को लेकर माइकल फैराडे ने अलग अलग एलिमेंट के सॉल्यूशन में ये जो इलेक्ट्रोड को लेकर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराया और उनसे अपना नियम दिया जिसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ को हम देखते हैं, इसे मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ। इस लॉ के अनुसार जो भी मात्रा यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट हो रहा है उसकी जो मात्रा होती है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो इसके प्रोपोर्शनल होती है। या कहे तो जो यहाँ से डिसॉल्व होने की मात्रा है वो जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। हम यहाँ से रिलेट करते हैं कि लेट जो मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, यहाँ से डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड बी डब्ल्यू है। मान लेते हैं कि जो डिपॉजिट की मात्रा है किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रोड पर वो W है। यह जो मात्रा है W यह प्रोपोर्शनल होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसकी मात्रा Q के। यहाँ से हम जो प्रोपोर्शनल है उसके चिन्ह को हटाएंगे तो W बराबर होता है अपने पास यह ZQ होता है। यहाँ पर हमने जो Q की मात्रा लिया है, यहाँ पर जो हमने Q लिया है Q इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा लिया है वो कूलाम में लिया है। एंड ये जो Z निकल के आया है यहाँ पर, यह जो Z है इक्वल है इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट, यह जो होता है इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, इसे लिखते हैं कांस्टेंट होता है। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया है जो हमें बताता है किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट किसी भी सब्सटेंस की मात्रा W, वो भी क्या यहाँ पर हम इसे लिखते हैं ग्राम में बताता है। यहाँ पर जो Z की जो डायमेंशन है उसे हम लिखते हैं
ग्राम, अपॉन में यह कूलाम होता है, जेड की डायमेंशन। हमारे पास यह जो फॉर्मूला आया है W बराबर जेड इंटू क्यू, इसे हम आगे देखते हैं। और ये जो जेड है इसे हम ऑब्जर्व करेंगे, आखिर ये इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता क्या है। सो हमारे पास जो W आया है वह इक्वल है Z इंटू क्यू के इक्वल है। एंड चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है हमारे पास Q अपॉन में यह T होता है, डेट इज चार्ज अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ से हमारे पास जो Q की वैल्यू होगी वो I इंटू टी हो जाएगी। यहाँ से हम Q की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो W बराबर हो जाएगा Z I T हो जाएगा। सो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आया है डिपॉजिट मात्रा वो ZIT अर्थात जीत आया है। यहाँ पर नोट करें कि जो Z है वो इक्वल होता है E अपॉन में F के इक्वल होता है, जहाँ ये जो E है ये इक्विवेलेंट मास है और F जो है वो फैराडे कांस्टेंट है। सो यहाँ हम लिखते हैं वेयर F इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट है, कांस्टेंट फैराडे कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो F इक्वल होता है यहाँ से 96485, या हम इसे अप्रोक्स वैल्यू जो लेते हैं इसकी 96500, इसमें जो वैल्यू होती है यह कूलम प्रति, यहाँ से हम ग्राम में लेते हैं। एंड यह जो E होता है E इक्वल होता है इक्विवेलेंट मास होता है, यहाँ से लिखते हैं इक्विवेलेंट मास किसी सब्सटेंस का होता है। सो यह जो फार्मूला बनता है इधर बनता है W बराबर E अपॉन में F और ये I इंटू टी होता है। अब चूंकि यह जो फार्मूला आया है यह जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस की मात्रा W जो डिपॉजिट हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है उसकी मात्रा को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करें कि यह जो इक्विवेलेंट मास है किसी सब्सटेंस का यह अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किसी अलग रिएक्शन के लिए अलग तो किसी अलग रिएक्शन के लिए अलग कैलकुलेट किया जाता है। सो सिंपली जो सेल में रिएक्शन होता है वह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या कहे तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यह सेल में एक रिएक्शन होता है। सो इस सेल के लिए क्या होता है, जो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए, जो इक्विवेलेंट मास होता है ई इक्वल टू होता है किसी एटॉमिक, किसी सब्सटेंस का या आयन का एटॉमिक मास एम एंड अपॉन उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसी सब्सटेंस से उसकी संख्या n होती है। सो E इक्वल टू होता है एटॉमिक मास अपॉन में n के इक्वल होता है। सो किसी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जो डिपॉजिट मात्रा है W वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसे हम लिखे तो यह होता है m इंटू आई इंटू टी एंड अपॉन में होता है यहाँ से n इंटू एफ के इक्वल होता है। यह किसी सेल के लिए वैलिड होता है। चूँकि यह सिंपल फॉर्मेट है और यह हमें पता होने पर
जो डिपॉजिट मात्रा है या डिजोल्व मात्रा है उसे हम आसानी से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फराडे का जो सेकेंड लॉ है उसे हम देख लेते हैं। इस लॉ के अनुसार अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सेम मात्रा यानी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पास करा रहे हैं, दैट इज कहे तो इलेक्ट्रिसिटी की सेम मात्रा किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पास करा रहे हैं, तो जो डिपॉजिट या डिसॉल्व की मात्रा है W वो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होती है। मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सब्सटेंस है या फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो डिपॉजिट की मात्रा है फर्स्ट सब्सटेंस के लिए जो डिपॉजिट की मात्रा है वो W1 है एंड उसका इक्विवेलेंट मास यह E1 है। सो यहाँ फराडे फर्स्ट लॉ से हमारे पास जो W1 की मात्रा होगी वो हो जाएगी, इसे हम लिखते हैं E1 अपॉन में हो जाएगी यहाँ से हम F इंटू आई इंटू यह T हो जाएगा। एंड सेकेंड सब्सटेंस को हम कंसीडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा सेम उतना ही फ्लो कराई जाती है और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो सब्सटेंस है वो W2 डिपॉजिट होता है और इक्विवेलेंट जो मास है वो E2 है। सो इसे भी हम इस प्रकार लिख लेते हैं, जो W2 होगा वो इक्वल हो जाएगा E2 अपॉन में यह F इंटू आई इंटू टी, क्योंकि दोनों ही सब्सटेंस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेम अमाउंट में पास कराई जा रही है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा यह W1 अपॉन में हो जाएगा यह W2, बाकी इससे तो सब कैंसिल हो जाएगा। सो हो जाएगा अपने पास यह E1 एंड अपॉन में यह E2 हो जाएगा। सो यह जो एक्सप्रेशन आया है यह फराडे सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, जो यह बताता है कि जो डिपॉजिट सब्सटेंस की मात्रा है वो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट हम ये जो फराडे फर्स्ट लॉ एंड फराडे सेकेंड लॉ इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।